नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। एक बाप और उसके दो बेटे कुंभ के मेले में घूमने के लिए आते हैं। वहां पर वह लोग घूम ही रहे थे, तभी अचानक से जो उसका बड़ा बेटा होता है उसकी नजर एक साध्वी पर पड़ती है। अब जैसे ही वह साध्वी को देखता है तो साध्वी का चेहरा उसे जाना पहचाना सा लगता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह एकदम से उसे मां कहकर पुकार देता है। अब जैसे ही साध्वी देखती है कि उसे कोई मां कहकर पुकार रहा है तो वह उस बच्चे की तरफ देखने लगती है और जैसे ही वह उस बच्चे की तरफ देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इसके बाद जब बेटा उस साध्वी को मां कहकर पुकारता है तो उसका पिता भी उसकी तरफ देखने लगता है और बहुत कुछ उसके दिमाग में घूमने लगता है। कौन थी वह साध्वी और किस वजह से इस बच्चे ने उसे मां कहकर पुकारा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वह और भी ज्यादा बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां ऐसे ही रोज रोज मैं आप लोगों को हमेशा सुनाता रहूं। दोस्तों, प्रयागराज के पास ही के गांव में एक लड़का रहा करता है जिसका नाम है राकेश, जिसकी अभी अभी शादी हुई है और शादी के बाद वह बड़ा ही खुश है। समय है 2002 का। 2002 में उसकी शादी होती है और उसकी पत्नी का नाम होता है किरण। राकेश के घर में और कोई नहीं है, केवल दोनों पति पत्नी हैं और वह अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से व्यतीत करने के लिए एक दूसरे से बातें किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राकेश को एक बेटे का जन्म होता है। लगभग एक साल बाद, शादी के एक साल बाद उनको एक बच्चा हो जाता है जिसका नाम वह मनीष रखते हैं। राकेश और किरण दोनों उस बच्चे की परवरिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर किरण राकेश से कहने लगती है कि इस तरह से कैसे समय व्यतीत होगा। अब राकेश पूछने लगता है कि क्यों, क्या हुआ, इस तरह से समय कैसे व्यतीत नहीं होगा? तो वह कहने लगती है कि तुम छोटा मोटा काम किया करते हो और आगे बच्चों का फ्यूचर भी तो है, इनका फ्यूचर भी तो अच्छा बनाना है। ऐसे कब तक काम चलेगा? क्योंकि राकेश अब तक मेहनत मजदूरी किया करता था और मेहनत मजदूरी करके अपने घर का गुजार कर रहा था। अब ये बात सुनकर राकेश भी इस बात के बारे में गहन सोच विचार करने लगता है और वह सोचता है कि हाँ, मुझे कुछ ना कुछ तो बड़ा करना चाहिए ताकि मैं अपने बच्चों का फ्यूचर और भी अच्छा कर सकूं। इसी बात को सोचकर राकेश इधर उधर ऐसे काम ढूंढने लगता है जिन कामों का आगे काफी ज्यादा स्कोप हो और उन कामों को करने के बाद वह अच्छा खासा रुपए पैसा कमा सके। इसके बाद जो राकेश होता है वह वही के एक ठेकेदार के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करने लगता है। ठेकेदार उसकी बातों को समझता है। बातों को समझने के बाद उसे काम बताता है और कहता है कि तुम सेटिंग का काम करना सीख लो और इसमें काफी अच्छा खासा स्कोप है। अब राकेश इस बात को सुनकर यह तय कर चुका था कि उसे सेटिंग का काम अच्छी तरह से सीखना है ताकि इस काम को करके वह अपने बच्चों को उन्नति की ओर ले जा सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करा सके। इसी बात को सोचकर राकेश सेटिंग का काम सीखने लगता है और धीरे धीरे समय बीतता है। समय के साथ साथ अब 2 साल हो गए थे राकेश को इस काम को सीखते हुए और लगभग वह इस काम में परफेक्ट ही हो गया था। इसके बाद जो राकेश की पत्नी होती है वह भी प्रेग्नेंट थी और वह एक और लड़के को जन्म देती है। अब जब राकेश सिंह के 2 बच्चे हो गए थे तो उसी दौरान एक दिन उसकी पत्नी शाम के समय अपने पति से वही बात दोहराने लगी है जो पहले बच्चे के जन्म के दौरान उससे कही थी। इस बात को सुनकर राकेश सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि हाँ, मैं काम सीख रहा हूं और कुछ दिनों बाद अपना काम करने लगूंगा और उसके बाद अच्छा खासा मुनाफा हो जाएगा। इसके बाद राकेश भी इस बात पर गौर देता है और कहता है कि मेरी पत्नी ठीक ही कह रही है और मुझे कुछ ना कुछ अपने बेस पर भी करना चाहिए। इसी बात को सोचकर राकेश अब आगे काम करने लगता है, लेकिन वहां पर उस काम को करने से उसे ज्यादा आमदन नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर काम कम से कम चला करता है और उसमें भी कंपटीशन काफी ज्यादा है। यानी कि इस तरह के काम करने वाले काफी सारे लोग हैं और जब सब कुछ हिसाब किताब लगाकर देखा जाता है तो उनके पास उतने ही पैसे मिलते हैं जितनी राकेश को मजदूरी मिला करती थी। यह बात देखकर राकेश काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और फिर वह एक कड़ा फैसला लेता है। उसने सुन रखा था कि मुंबई के अंदर इस काम का काफी ज्यादा है और अगर वह वहां पर जाकर इस काम को करेगा तो अच्छे खासे पैसे कमाए। इसी बारे में एक दिन शाम के समय ने अपनी पत्नी से बात करता है तो उसकी पत्नी भी उसे कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप बेशक से वहां पर चले जाओ
और बच्चों की देखभाल मैं आराम से कर लूंगी। राकेश को भी यह काम अच्छी तरह से आ गया था। तो इसके बाद जो राकेश होता है वहां से मुंबई चला जाता है और मुंबई जाकर इस काम को करने लगता है। जैसा राकेश ने सोचा था वैसा ही यहाँ पर निकलता है। यहाँ पर उसका काम अच्छे से चलने लगता है क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम था और काम काफी ज्यादा था, तो इसी वजह से उन्हें अच्छे पैसे मिल जाया करते थे। राकेश ने अपने साथ अपने गांव के कुछ व्यक्तियों को भी अपने पास लगा लिया था जो कि उसका काम में हाथ बटाया करते और वह भी उस काम से अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे। इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता है और राकेश को वहां पर रहते हुए लगभग 6 साल बीत जाते हैं। 6 साल तक लगातार राकेश अपने बच्चों की परवर के लिए अपनी पत्नी के पास पैसा भेजता रहता है और उससे फोन पर हालचाल पूछ लिया करता है। लेकिन 6 साल बाद अचानक से गांव से उसके बच्चे का फोन आता है, यानी कि जो उसका बड़ा वाला लड़का मनीष था उसके पास फोन आया था और वह कहता है कि पिताजी जब हम स्कूल से आए तो घर के अंदर हमें मम्मी कहीं भी नहीं मिली। अब इस बात को सुनकर राकेश थोड़ा सा हैरान और परेशान हो जाता है और उसके बाद अपने बेटे को समझा देता है। कहता है कि बेटा हो सकता है बाहर गई होगी, 1-2 घंटे में आ जाएगी वरना सुबह तक तो आ ही जाएगी। ऐसा कहकर उसने अपने बच्चों को समझा दिया था और जो गांव के व्यक्ति उसके पास काम किया करते थे उनके ही घर में से किसी महिला को अपने घर भेज देता है और कहता है कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद जो उसके साथ काम किया करता था एक व्यक्ति, उसकी पत्नी उसके घर चली जाती है और बच्चों को संभाल लेती है। दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन भी सुबह सुबह जब वह फोन करके पता करता है तो अभी तक भी उसकी पत्नी घर नहीं आई थी। अब यह बात राकेश को विचलित कर देती है और वह सोच विचार करने लगता है कि आखिर उसकी पत्नी गई तो गई कहां और क्या हुआ है। उसकी पत्नी को यही बात सोचकर वह वहां से सीधा अपने गांव के लिए निकल जाता है और थोड़ा सा सफर तय करने के बाद अपने गांव में अपने घर पहुंच जाता है। घर जाने के बाद वह बच्चों से बात करता है और उनसे पूछता है कि बेटा तुम्हारी मम्मी आखिर कहां जा सकती है। तो बच्चे कहते हैं कि पापा हमें नहीं पता कि मम्मी कहां जा सकती है क्योंकि हम तो स्कूल जाया करते थे। इसके बाद जो राकेश होता है वह अपने अड़ोस पड़ोस में इस बारे में पता करता है कि उसकी पत्नी कहां गई है। अगर किसी को बता कर गई है तो वह उसको बता दे, लेकिन वहां से भी उसे कोई भी क्लू हाथ नहीं रखता है। लेकिन उसे एक ऐसी बात पता चल रही थी जो एक अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। दरअसल उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला जो ज्यादातर दूसरों के घरों में ताक झांक किया करती थी, वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद राकेश को विश्वास नहीं होता क्योंकि राकेश अपनी पत्नी किरण से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था और इधर जो किरण थी वह भी राकेश से प्यार किया करती थी। लेकिन वह महिला बता रही थी कि आपके घर में पिछले काफी दिनों से एक भिखारी आया करता है और मेरे हिसाब से जो आपकी पत्नी है वह उस भिखारी के साथ ही भाग गई है क्योंकि अक्सर वह भिखारी आपके घर में 3-3, 4-4 घंटे रहा करता है क्योंकि तुम्हारे बच्चे तो स्कूल जाया करते हैं और पीछे से तुम्हारी पत्नी उस भिखारी को घर में बिठाए रखा करती। उस भिखारी की उम्र ज्यादा नहीं है, 27 से 28 साल है और वह गांव के अंदर हर 10 से 12 दिन में भीख मांगने के लिए आया करता है। लेकिन जब भी आता था तुम्हारे घर में जरूर जाया करता था। यह बात सुनकर राकेश पहले तो विश्वास नहीं करता, लेकिन जब इस बात की तहकीकात करता है और लोगों से पूछता है तो वहां से भी उसे इस बात की तरफ इशारा मिलता है और लोग बताते हैं कि हाँ हमने भी ऐसा ही देखा है और शायद हो सकता है ऐसा हो गया हो। सभी की बात सुनता है तो उसे समझ में आ जाता है कि उसकी पत्नी उसे धोखा देकर एक भिखारी के साथ भाग गई है, वरना इस गांव के बीच में से ऐसे महिला कहां से गायब हो जाती। इसके बाद राकेश काफी दिनों तक अपनी पत्नी के वापस लौटने का वेट करता है, लेकिन उसकी पत्नी का कोई भी पता नहीं रहता। उसके 2 बच्चे थे और दोनों बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे और फूट फूट कर रोए जा रहे थे। राकेश अपने बच्चों को संभालता है और कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ दिनों बाद मम्मी वापस आ जाएंगी। ऐसा कहकर वह उन्हें चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे अपनी माँ के लिए बहुत ज्यादा विलाप कर रहे थे। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बच्चे भी माँ की राह देखना बंद कर देते हैं और अपने काम धंधे में लग जाते हैं। इसके बाद जो राकेश होता है वह तय करता है कि अब वह मुंबई नहीं जाएगा, यहीं पर अपने बच्चों की देखभाल करेगा। वह वहां पर रहने लगता है, लेकिन गांव के अंदर उसे कुछ ऐसी बात सुनने को मिलती है जिन्हें सुनने के बाद वह दोबारा से मुंबई जाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि गांव के अंदर बात चल रही थी कि 2 बच्चों की माँ
एक भिखारी के साथ भाग गई, जबकि राकेश के पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी उसने किसी भी चीज की परवाह नहीं कि। ऐसा क्या दिख गया था उसे उस भिखारी में? अब यह बात सुनकर राकेश थोड़ा सा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इन बातों का सामना उसके बच्चों को भी करना पड़ेगा। अगर वह बच्चे यहाँ पर रहे तो उन्हें बहुत कुछ झेलना पड़ेगा और इस बात का उनके जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। यही सोचकर राकेश अपने बच्चों के साथ मुंबई जाने का फैसला करता है और अपने बच्चों को लेकर वहां से सीधा मुंबई चला जाता है और वहां पर अपने कामकाज को संभालने लगता है। वहां पर रहकर वह बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराता है और साथ में अपने रोजगार को देखता रहता है। बच्चे भी अपने पिता को परेशान नहीं किया करते हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा गौर दिया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ राकेश को वहां पर रहते हुए 4 साल बीत गए थे, यानी कि अब समय आ गया था 2013 था। 2013 के स्टार्टिंग में ही एक दिन शाम के समय पूरा परिवार बैठकर टीवी देख रहा था, यानी कि राकेश और उसके दोनों बच्चे टीवी पर एक मूवी देख रहे थे। उस मूवी के अंदर अचानक से कुंभ के मेले का जिक्र आता है। अब इस बात को सुनकर जो उसका बड़ा बेटा मनीष होता है वह अपने पिता से पूछने लगता है कि पिताजी यह कुंभ का मेला क्या होता है। अब जब पिता देखता है कि बेटे यहाँ पर रहने के बाद अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को भूलते से जा रहे, तो वह उन्हें बताने लगता है कि बेटा कुंभ का मेला इस तरह से होता है और वहां पर बहुत ज्यादा लोग आते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहा करते हैं। दरअसल उस मूवी के अंदर एक ऐसा सीन था जहां पर एक व्यक्ति कहता है कि मेरा जुड़वा भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गया और उसके बाद अब मैं उसे ढूंढता फिर रहा हूं। तरह तरह के वह भेष बनाता है और बार बार उस मूवी के अंदर कुंभ के मेले का जिक्र आ रहा था, तो पिता अपने बेटे को कुंभ के मेले के बारे में सब कुछ समझा देता है और बता देता है कि बेटा ऐसे ऐसे कुंभ का मेला होता है। तभी बेटा कहने लगता है कि पिताजी क्या हम भी कुंभ का मेला देख सकते हैं। अब पिता जब इस बात को सुनता है तो थोड़ी देर इस बारे में सोच विचार करने लगता है और वह अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था। सोचने के बाद उसे झांत होता है कि अभी कुछ दिनों में कुंभ का मेला आने वाला है और बच्चे कुंभ के मेले को देखना चाहते हैं, तो क्यों ना उनको कुंभ का मेला दिखा दिया जाए। वह एकदम से अपने बेटे से कहने लगता है कि बेटा सच में ही तुम्हें कुंभ का मेला देखना है? तो बेटा कहता है कि हाँ पिताजी, मुझे कुंभ का मेला देखना है कि ऐसा कैसा मेला होता है जिसके अंदर लोग भी बिछड़ जाया करते हैं। तो उसके बाद पिता अपने दोनों पुत्रों से कुंभ के मेले में चलने की तैयारी करने के लिए कहने लगता है, क्योंकि कुछ दिनों में ही कुंभ का मेला शुरू होने वाला था। तो वह कह देता है कि बेटा अभी से ही चलेंगे और आराम से समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि अब तक राकेश ने काफी अच्छा खासा रुपया पैसा कमा लिया था। तो वह कहता है कि काफी दिन वहां पर रुक कर आएंगे और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। बेटे इस बात को सुनकर एकदम से खुश हो जाते हैं और अपने पिता को गले से लगा लेते हैं। पिता अपने बेटों को गले से लगाते हुए उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, क्योंकि कभी ना कभी उसकी पत्नी ने भी इस कुंभ के मेले को देखने के लिए कहा था, लेकिन वह परिवार की जिम्मेदारियों के चलते इस मेले को अपनी पत्नी को नहीं दिखा पाया था। इसके बाद पूरा परिवार अच्छी तरह से तैयार होता है और तैयार होने के बाद पिता अपने दोनों बच्चों को लेकर कुंभ का मेला दिखाने के लिए निकल देता है। अब वहां से आने में उन्हें काफी समय लगता है और वैसे भी रास्ते में वह रुक रुक कर आ रहे थे। जहां पर भी कोई घूमने फिरने लायक जगह होती थी वहां पर वह रुक जाया करते और घूमते फिरते हुए कुंभ के मेले तक पहुंच जाते हैं। वहां पर जाने के बाद जो पिता होता है वहां पर ठहरने का इंतजाम कर लेता है और अपने बच्चों को कुंभ के मेले की प्राथमिकताएं बताने लगता है कि किस वजह से यह मनाया जाता है और क्या क्या महत्व होता है यहाँ पर आने का और क्यों हमें यहाँ पर आना चाहिए। ऐसी बातें करते हुए पिता अपने दोनों पुत्रों को लेकर मेले में घूम रहा था, लेकिन तभी उसका बड़ा बेटा जो मनीष होता है उसकी नजर एक साध्वियों के झुंड पर पड़ती है, जिसमें से एक साध्वी को वह बड़ी गौर से देख रहा था। थोड़ी देर उसे गौर से देखने के बाद वह एकदम से जोर से मां कहकर उसे आवाज लगाता है। अब इस आवाज को सुनकर जिस साध्वी की तरफ वह देख रहा था वह भी उसकी तरफ देखने लगती है। इधर जो उसका पिता था वह भी अपने बेटे की तरफ देखने लगता है, लेकिन साध्वी जैसे ही उस बच्चे को देखती है और साथ में खड़े हुए राकेश को देखती है तो उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, सामने जो साध्वी थी वह और कोई नहीं राकेश की वही पत्नी जो 4 साल पहले उसके घर से एकदम से गायब हो गई थी और लोग बता रहे थे कि भिखारी के साथ भाग गई है। अब राकेश जैसे ही अपनी पत्नी को देखता है और थोड़ी देर गौर से देखने के बाद वह भी उसे पहचान लेता है। इसके बाद राकेश के दिमाग में ढेर सारे सवाल है। वह अपनी पत्नी से पूछना चाहता है
कि वह इतने दिनों तक कहां थी, क्या गांव वाले जो कह रहे हैं वह सच है या नहीं है। इसी वजह से राकेश अपने दोनों बच्चों को लेकर उस साध्वी के झुंड की तरफ बढ़ने लगता है। इधर जो वह साध्वी होती है उस झुंड में से निकलकर राकेश के पास आ जाती है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। तभी जो बेटा मनीष होता है वह कहता है कि माँ तुम कहां चली गई थी, पता है हमने तुम्हें कितना याद किया है। इस बात को सुनते ही जो साध्वी होती है वह एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि बेटा मेरी मती मारी गई थी, इसी वजह से मैं तुम्हें छोड़कर आ गई थी। ऐसा कहते हुए वह फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी जो राकेश होता है वह सबसे पहले उसे चुप कराता है और कहता है कि सबसे पहले तो चुप हो जाओ और चुप होने के बाद सही सही बताओ कि तुम कहां गई थी और अब तक तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। गांव वाले तो एक गलत तरह की अफवाह फैला रहे हैं कि तुम किसी भिखारी के साथ भाग गई और वह तुम्हारे घर के अंदर काफी देर तक बैठा रहा करता था। इसके बाद जो किरण है वह अब बीती राकेश को बताने लगती है और कहती है कि हाँ यह बात मैंने भी सुनी थी और इस बात को सुनने के बाद ही मैं आप लोगों से मिलने के लिए नहीं आई थी। वह कहती है कि सच में मैं उस भिखारी के बहकावे में आ गई थी। उसने मुझे कहा था कि मोक्ष अलग चीज है और मोक्ष के लिए अपने घर परिवार को छोड़ना पड़ता है, तभी हमारा दूसरा जन्म अच्छा होता है। इन सभी बातों का मेरे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है और इसी वजह से मैं अपना सब कुछ छोड़कर उस भिखारी के साथ चली गई थी मोक्ष की प्राप्ति के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उसके साथ जाती हूँ तो लगभग 7 से 8 दिन के बाद मुझे उसका असली चेहरा दिखाई देता है। वह मेरा गलत फायदा उठाना चाहता था और जैसे ही मुझे इस बात का पता चला तो मैं जैसे तैसे करके उसे जान छुड़ाकर भाग आई और दोबारा से जब अपने गांव में पहुंची तो वहां पर मेरे बारे में यह अफवाह उड़ रही थी, जिस अफवाह को तुम अब बता रही हो। पहले तो मैंने सोचा कि मैं घर जाती हूँ और तुम्हें बताती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये भिखारी जितने दिनों से मेरे पास आ रहा है उतने दिनों के हिसाब से यही बात सिद्ध होती है कि मैं सच में इसके साथ भाग गई और अब कौन से मुंह को लेकर तुम्हारे पास आती। इसी बात को सोचकर मैं वहां से वापस आ जाती हूँ और ऐसे ही इधर उधर अपना समय व्यतीत करने लगती हूँ और घूमते घूमते मुझे यह साध्वियों का झुंड मिल जाता है जहां पर यह सभी अपना समय व्यतीत कर रही हैं। इसी तरह से हम लोग भिक्षा मांगा करते हैं और मांगकर अपना समय व्यतीत किया करते हैं। इसके बाद में इन लोगों के साथ आ गई और यहीं पर अपना जीवन बिताने लगी। तो इसी वजह से मैं इन साधन के साथ ही रहा करती हूँ और यहीं पर अब तक का समय मैंने इनके साथ बिताया है। इस बात को सुनकर जो राकेश था वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को झट से अपने गले से लगा लेता है। कहता है कि किरण मुझे तो पता था कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की बात का मुझ पर भी इफेक्ट पड़ा था और इसी वजह से मैं अपने बच्चों को लेकर वहां से मुंबई रहने लगा ताकि इनकी जिंदगी में कोई भी कैसी भी कठिनाई ना आए। क्योंकि जब इन्हें पता चलेगा कि इनकी माँ एक भिखारी के साथ भाग गई तो इन लोगों के जीवन पर उसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन आज ऊपर वाले की मर्जी से हम दोनों दोबारा से एक हो गए हैं और इसके बाद अपने जीवन को एक साथ हंसी खुशी बिताएंगे। अब जो किरण होती है वह वहां से राकेश के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है और जिन साधुओं के साथ वह रहा करती थी उनसे अब आज्ञा लेती है और वह लोग भी खुशी खुशी उसे विदा कर देते हैं। कहते हैं कि ठीक है, अगर तू इस तरह से रहना चाहती है तो बेशक से रह सकती है। जब तुम्हारे बच्चे भी हैं और तुम्हारा पति भी है तो उनके साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। किरण अब अपने परिवार के साथ मुंबई में ही रहा करती है और फिलहाल तक उसके बड़े बेटे की शादी भी हो चुकी है। उसको एक पोता है और उस पोते को पाकर वह बड़ी खुश है। किरण, राकेश और उसके दोनों बेटे अच्छी तरह से वहां पर रहा करते हैं और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।